I've started it. ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मनाल है। मैं इस रूम में आपकी चेयर होंगी। मेरे प्रेफर्ड जेंडर प्रोनाउंस हैं शी और दे। लेकिन बेहतर होगा कि आप पैनल को एज अ होल एड्रेस करें। मेरे साथ पैनल पर और लोग भी मौजूद हैं, वो प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें टैब में जो उनका ऑर्डर है उसके मुताबिक। मोहम्मद वलीद, नूर मलिक, रामीन और तानिया। वलीद, क्या आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं? नूर, आप कंटिन्यू कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। मैं आपकी पैनलिस्ट होंगी। मेरे प्रेफर्ड जेंडर प्रोनाउंस शी और हर है। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं भी आपके साथ पैनलिस्ट होंगी, रामीन लियाकत, और मेरे प्रेफर्ड प्रोनाउंस भी शी और हर हैं। और गुड लक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तानिया एहसान है और मैं पसंद करूँगी कि आप पैनल को एज अ होल ही मुखातिब करें, वरना मेरे प्रेफर्ड प्रोनाउंस शी और हर हैं। मेरी टीम से गुजारिश है कि सब एक एक बार अपना भी तारुफ करवा दें। हम इब्तदाई हिस्से मुवाफ़क़त से शुरू करेंगे और इख्तितामी हिस्से मुखालफत जाएंगे। उसके बाद हम एक पैनलिस्ट जो रह गए हैं उनका भी देख लेंगे वहीं के नहीं। इब्तदाई हिस्से मुवाफ़क़त में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम मिसबाउद्दीन है। मेरे प्रेफर्ड जेंडर प्रोनाउंस ही एंड हिम है और मैं फर्स्ट स्पीकर होऊंगा गवर्नमेंट साइड की तरफ से। मेरा नाम हारिस मुगल है। मैं हिज़्ब मुआफ़क़त का इब्तदाई हिज़्ब मुआफ़क़त का दूसरा मुकर्रर हूँ और मेरी जो जेंडर प्रोनाउंस है, प्रेफर्ड जेंडर प्रोनाउंस है, वो ही और हिम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है और क्लियर है, लेकिन बहुत आहिस्ता है, थोड़ी सी ऊंची चाहिए। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो। अच्छा, मेरा नाम नाफे एहसन है। मैं इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत का पहला मुकर्रर हूँ और मेरे प्रेफर्ड प्रोनाउंस हैं ही और हिम। मेरा नाम अहमद इरफान है। मैं इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत का दूसरा मुकर्रर हूँ और मेरे प्रेफर्ड प्रोनाउंस है ही और हिम। सिर्फ एक मिनट, मैं एक पैनलिस्ट से कंफर्म करूँ। वलीद, आपने ज्वाइन कर लिया? आई थिंक वलीद ज्वाइन कर रहे हैं, वो बिल्कुल 2 मिनट में यहाँ पर होंगे। तब तक सिर्फ कुछ हाउसकीपिंग रूल्स। 7 मिनट के बाद आपको 15 सेकंड्स का ग्रेस टाइम मिलेगा, जिसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो मैं और मेरे पैनलिस्ट बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं करेंगे नोट्स पर। और दूसरी बात ये कि जब आप अपनी स्पीच का आगाज़ करने लगे तो अपनी तकरीर से पहले ये बात बता दें कि आपको POI किस तरह से लेना पसंद फरमाएंगे। आप 3 तरीके हैं, या तो आपको चैट में POI दिया जाएगा, या आपको इंटरजेक्ट करके आपकी स्पीच के दौरान आपकी बात काट कर दिया जाएगा, या फिर दूसरे जो भी मुकर्रर होंगे वो अपना कैमरा ऑन करके आपको दिखाएंगे कि उनके पास कोई POI है। आप एक और बार कंफर्म करी हूँ, वलीद आप कॉल में आ गए? इसके अलावा मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगी, पर अगर मेरे को पैनलिस्ट स्टॉप वॉच शेयर कर सकते हैं तो वो कर दें प्लीज। उसी से कोई भी ना जाए, आप स्टॉप वॉच शेयर कर सकती हैं? मनाल, I'd prefer कि स्टॉप वॉच या कुछ स्क्रीन शेयर ना किया जाए, बिकॉज उससे रिकॉर्डिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है, फिर कुछ पैनलिस्ट, आई थिंक वलीद इज हियर। वलीद, आप प्लीज अपना तारुफ करवा दें ताकि फिर हम आज का आगाज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वलीद है।
आप मुझे जिस मर्जी प्रोनाउंस से आपको कंफर्टेबल लगे बुला सकती हैं, और बस मैं इतना से ही तारुफ। बहुत शुक्रिया। इस राउंड के लिए करारदार थे। ये ऐवान इस बयानी की मुखालफत करता है कि आजिज़ी एक खूबी है। मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगी कि वो आएँ और आकर अपना मुकदमा पेश करें। मीनवाइल कोई उसी मेंबर चैट में टाइम कीपिंग कर लेंगे। सो 1 मिनट का टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, फिर 6 मिनट का, 7 मिनट का और 7:15 का। वज़ीर आज़म जब भी आप तैयार हैं। स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते? इफ पॉसिबल स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर करने से रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्क्रीन आती है और टाइमर आता है, सो स्पीकर्स नहीं होंगे। परफेक्ट, कोई मसला नहीं, थैंक यू। Am I audible? Okay, so मैं 3, 2, 1 के साथ शुरू करूंगा। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 स्टार्ट। ये ऐवान इस बयानिया की मुखालफत करता है कि आज ये खूबी है। सबसे पहले हम लोग इस मोशन के अंदर, इस करारदाद के अंदर मौजूदा डेफिनेशन देख लेते हैं कि कौन सी डेफिनेशन मौजूद है। सबसे पहले कि हमारे पास डेफिनेशन होती है आती है आजी। ठीक है, आजी का क्या मतलब होता है? आजी का मतलब होता है किसी अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ना करना, किसी चीज के बारे में, किसी मामले के बारे में झुका हुआ है ना, किसी की बात को बहुत ज्यादा तक मानना, और हर एक मामले के अंदर या जो भी मामला कोई कुछ में गुजर रहा हो उसके अंदर क्या है, सरेंडर कर देना अपने जो एक है, अपनी एक राय, उस एक पावर की तरह, उस दबदबे के साथ ना अपनी हैम्बर ना कर पाना। इस चीज का हमारा है आजी, और बेसिकली ये प्राउड ना होने का नाम है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग को ना खूबी की डेफिनेशन हमें समझनी चाहिए। अब खूबी क्या होती है? खूबी एक ऐसी चीज होती है जो कि हम लोग ऐसी चीज कंसीडर करते हैं जो कि इंसान के अंदर कोई एक अच्छी आदत होती है, या इंसान उस पर्टिकुलर आदत से, उस पर्टिकुलर चीज से जो उसके अंदर मौजूद है, उससे वो फायदा हासिल कर सकता है। ठीक है, आज हम लोग इस ऐवान के अंदर हम लोग इस बयानिया की मुखालफत कर रहे थे कि आज ये खूबी नहीं जबकि बल्कि एक खामी है। ठीक है, अब हमारी मुखालफत का पैमाना क्या होता है किसी भी चीज के लिए? ठीक है, हमारी मुखालफत का पैमाना ये होता है किसी भी चीज के लिए कि भाई जिस चीज से माशरे के अंदर नुकसान हो रहा हो, या जिस चीज से एक फर्द को या माशरे को नुकसान हो रहा हो, उससे किसी को फायदा, किसी सूरत में भी फायदा ना पहुंच रहा हो। ठीक है, अब हमें इस डिबेट के अंदर मौजूदा स्टेटस को देखना पड़ेगा, मौजूदा कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। अब मौजूदा स्टेटस को या मौजूदा कॉन्टेक्स्ट क्या है? आज के दौर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? आज के दौर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारे पास एक बहुत ज्यादा तादाद नजर आती है, लोगों की बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है। ठीक है, हमारे पास ये नजर आता है कि भी अपॉर्चुनिटीज कम है, हमारे पास ये नजर आता है कि भी किसी भी चीज के लिए असामियां या किसी भी चीज के लिए सीटें कम है हमारे पास, और हमें क्या नजर आता है कि भाई एक जिसे कहते हैं धक्कम पेल का एक रिवाज है, और हर कोई जो है अपनी जल्दबाजी में लगा हुआ होता है, और जिसे कहते हैं रिश्वत का बाजार गर्म है, और हर एक अपने फायदा निकलवाने के लिए भी किसी हद तक जा सकता है। ठीक है, ये हमारा मौजूदा स्टेटस को है, ये हमारा मौजूदा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और इसके बाद आज की डिबेट के अंदर हमें जीतने के लिए हमारा बर्डन क्या है? आज की डिबेट जीतने के लिए साइड ओपनिंग गवर्नमेंट का बर्डन ये है कि हम लोग आपको प्रूफ करें कि कैसे एक इंसान है जिसके अंदर आजी और इंतसारी एक नुमाया खूबी होती है, एक नुमाया सिफ्त होती है, कैसे उसे नुकसान होता है, और कैसे माशरे के अंदर एक ओवरऑल नुकसान के बायस ये चीज है, इसे किसी भी किस्म का फायदा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब अपनी पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन की तरफ बढ़ता चलता हूँ। सबसे पहला मेरा पॉजिटिव आर्गुमेंट ये है कि भाई कैसे आजी से कैसे एक इंसान अपने हुकूक से महरूम होता है, कैसे इंसान को फायदा होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको आजकल का स्टेटस को बताया कि भाई कैसे हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, कैसे एक धक्कम पेल का रवाज आम है, कैसे एक मारपीट का, और एक तरह से अपनी भी बात मनवाने के लिए, अपने आप काम पूरा करवाने के लिए बंदा किसी की भी हद तक जा सकता है। ठीक है, अब इस मौजूदा स्टेटस को के अंदर, इस सारे हालात के अंदर एक आजिज इंसान का क्या लाहेमल होता है? ठीक है, अब एक आजिज इंसान का लाहेमल ये होता है कि आजिज इंसान जो होता है ना, वो क्या करता है, वो पीछे रह के वो हर एक चीज को तसल्ली से ऑब्जर्व करता है। वो क्या करता है कि अपनी जो है ना, अपना उसकी राय होती है या उसका कोई हक होता है, वो उसके लिए उस तरह हैमर नहीं करता, और वो उसके उस हद तक जाके कोशिश नहीं कर रहा होता जिस तरह जो है दूसरे लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चीज के अंदर क्या देखते हैं? इस चीज के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो आजिज इंसान है ना, ठीक है, वो उस सारे अपने प्रोसेस के अंदर जो उसका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है कि भाई मैं तो आजिज रहना, मैंने लॉस को, मैंने कानून को फॉलो करते रहना, वो इस चीज के अंदर पीछे रह जाता है। ठीक है, वो तवक्कुल करता रहता है, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने दूसरे जो कि एक जो है गैर कानूनी
जो जराए होते हैं या धक्कम पेल के या मार धाड़ के जराए, उससे वो है वो काम कर लेता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देखता हूँ कि भाई एक बैंक के बाहर एक लाइन लगी हुई, ठीक है, हर एक ने पैसे निकलवाने हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बंदा जो होता है वो एक आजिज इंसान है, उसके अंदर आजिजी और इंकिसारी बहुत ही नुमाया खूबी है। वो क्या करता है, वो बैंक के लाइन के अंदर लगे रहता है, जबकि दूसरे लोग जो कि आजिजी और इंकिसारी जिनके अंदर नहीं होती, जो कि जल्दबाजी और धक्कम पेल का और रिश्वत का जिनके अंदर एक नुमाया जो होती है सिफ्त होती है, अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन लोगों को हक मार के वो क्या करते हैं, वो आगे आते हैं लाइन में, ठीक है, या तो वो किसी गार्ड को पैसे पकड़ाते हैं या वो किसी इस तरह के कोई धक्कम पेल करके अंदर घुस जाते हैं और क्या करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। और जो है जो दूसरा बंदा जो होता है वो आजिज़ी उनकी सारी जिसके अंदर नुमाया सिफ्त होती है, मैं खूबी नहीं कहूंगा, सिफ्त होती है, वो क्या पीछे खड़ा रहता है। आप प्लीज नुक्ता लेना, प्लीज जल्दी से नुक्ता लेना। नुक्ता नहीं है, चलिए मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। जी जल्दी लें, जल्दी लें। क्या आप समझते हैं कि जो इलीगल काम है क्या आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं अब आगे बढ़ूंगा। आप देखिए, अब जो है वो मैंने आपको बताया कि कैसे वो है इंसान, वो जो है जिसके अंदर आजी और इनकी सारी जो है नुमाया एक सिफ्त है, खूबी नहीं है, वो कैसे अपने पीछे रह जाते हैं और दूसरे बंदे आगे जो है निकल जाते हैं और वो उनका हाथ मारा जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब इसका जो है ना उस बंदे का काम भी नहीं हुआ, ठीक है, उसका राइट मारा गया। अब इसके अंदर सिर्फ हमारी इस तरह की एग्जाम्पल नहीं, हमारे अंदर दूसरी भी एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट एक बंदा जो है वो किसी बड़ा आला तनीम याफ्ता, ठीक है, उसने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वो एक बड़ा आजिज बंदा, उसने सारी उम्र पढ़ाई करके ये सीखा कि भाई हमें आज इनके सारे रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब वो किसी असामी के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। अब उसके मुकाबिल एक दूसरा बंदा जो कि इतना जिसके इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो इतना उसके इतना कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है, वो बंदा क्या करता है कि रिश्वत देता है या वो बंदा की सिफारिश लगवाता है और उसका काम हो जाता है और ये बंदा जो है ना पीछे रह जाता है, ठीक है। अब ये देखें किस तरह मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि एक बंदे के राइट्स से नहीं मिल रहे, कैसे वो पीछे रह जाता है, ठीक है। अब हमें इसके इंपैक्ट्स क्या होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये इंपैक्ट्स गौर करिएगा, ये दो बहुत बड़े इंपैक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो इंपैक्ट आता है ना, ठीक है, वो हमारे इंपैक्ट ये होता है कि भाई बार बार कोशिश करने के बाद जब बंदा तंग आ जाता है ना और बंदा जो है अपनी एक कोशिश और अपनी जो है सब्र का उसका जो पैमाना है वो लबरेज होता है। अब वो बंदा क्या करता है, अब वो बंदे के अंदर दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि भाई वो बंदा जो है ना वो मायूसी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। वो बंदा जो है क्या नाम लेते हैं, दिमागी मरीज बन जाता है अक्सर, ठीक है। और वो अक्सर क्या करते हैं, अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। हम लोग बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एक बंदा जो है उसने बड़ी डिग्री कोई हासिल की, वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा बंदा जो है आपका आके सिफारिश लगवा लेता है, वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है जबकि ये बंदा रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बंदा अपनी खुद भी खुदकुशी कर लेता है, अपनी पूरी फैमिली की समेत खुदकुशी कर लेता है। इसकी हमें कई एग्जांपल्स देखने को मिलती है मुआशरे के अंदर। ये कोई नई बात नहीं, आप अखबार पकड़े, आपको कई इस तरह के एग्जांपल मिल जाएंगे। अब दूसरा इसका रिस्पांस क्या होता है उस बंदे का, जो कि ये आजिज़ी के अंदर आके नाकाम होके जो है उसकी जो बर्दाश्त लबरेज रहती है, ठीक है। उसका दूसरा रिस्पांस ये होता है कि भाई वो जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान होता है, देखिए एक बंदा जो है वो मुसलसल उसने एक डिस्टिंक्शन हासिल की, मुसलसल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। अब जब वो बंदा देखेगा ना कि भाई मेरे घर के अंदर लोग भूखे बैठे, बच्चे भूखे बैठे, मेरे पास खाने के लिए नहीं है और कोई मेरे नहीं है, अब वो क्या करेगा, वो किस जाके चोरी चकारी करने के जाएगा। और अगर एक बंदा जो उसे राइट से नहीं ड्यू राइट्स दे रहा, वो क्या उस बंदे को इनरेज होके गुस्से में आके उस बंदे को नुकसान हो जाएगा। तो ये इसके दो इंपैक्ट्स होते हैं। इस वजह से हम लोग समझते हैं कि बंदे के अंदर आजिज़ी जो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए, जबकि एक बंदे को जल्दबाज होना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स हासिल कर सके, ताकि एक मुआशरे के अंदर वो भी मुआशरे को उसी तरह कम्पीट कर सके जिस तरह मुआशरा चलता है। तो इस सब बुनियादों के ऊपर मैं समझता हूँ कि साइड जो है प्रोपोजिशन ये केस जीतती है। शुक्रिया। इब्तिदाई इसमें मुवाफ़क़त के पहले मुकर्रर का स्पीच के लिए बहुत शुक्रिया। इब्तिदाई इसमें मुखालफत के पहले मुकर्रर को दावत दूंगी कि वो आए और आकर अपना मुकदमा पेश करें। मुंस्किन इकरामी की जात से आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर पर? जस्ट गिव मी अ सेकंड। बिल्कुल ठीक है। Hello. I'm यस so यस sorry हाँ जी। I'm so sorry to interject, but I was sent to tell that Mohammed Waleed has to judge semi-finals room 1 and not this one, so that the debate has not started over there because we are waiting for it. The debate was started. Should I move to another room? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। वलीद आप प्लीज जाकर सेमाइज का राउंड 2 ज्वाइन कर लें। थैंक यू। ओके।
जी जी बिल्कुल, आप अपनी स्पीच कंटिन्यू कर लें। मुंसफीन करामी की तरफ मुस्लिम करामी की इजाजत। तौर पे आज जो हमारी हिज़्ब मुआफ़क़त आती है, इनसे हमें चंद ऐसे मसाइल नज़र आते हैं जो इनकी पूरी जो आज डेफिनेशन लेके जाते हैं कि आजी कहलाती क्या है, आज इनकी पूरी तकरीर और पूरी जो इनकी बहस है वो इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि आज बुनियादी तौर पे आजी का मतलब ये होता है कि आज एक इंसान प्राउड ना हो, गरूर ना रखे और आज वो बुनियादी तौर पे अपने आप की जो उसके पास मौजूद है उसको किसी हद तक बोस्ट ना करे। अब मसला इससे क्या आता है? ये आज आके अपनी तकरीर पूरी सुना जाते हैं हमें कि आज जब बंदा इस तरह रहता है तो आज वो जल्दबाज नहीं होता और वो अपने हकूक बुनियादी तौर पे छोड़ देता है और अपनी जो चीजें हैं उनको सैक्रिफाइस करता है क्योंकि आज वो ठहर के काम करता है जबकि दूसरे लोग जल्दबाजी में काम करते दिखाई देते हैं। आज ये हमें सबसे बड़ा इनकी डिबेट में मसला आया। आज चलते हैं कि सबसे पहले इनकी नुक्तों की तरफ कि आज हमें नुक्ते क्या लाते हैं और उससे मसाइल आज हमें क्या करता है। आज हम अगर हम इनकी डेफिनेशन पे भी देख लें जो आज ये पूरे डिबेट के अंदर अपनी पूरी स्पीच के अंदर बनाता डेफिनेशन है जल्दबाजी वाली, इसके ऊपर आज हम इस टेंजेंट पे आज इनके केस को असेस करें क्या आता है। सबसे पहले बात है कैसे बुनियादी तौर पे कहते हैं कि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा मौजूद है, मारपीट का रिवाज है और लोग जब ये लोग होते हैं ये तसल्ली से ऑब्जर्व करते हैं और बाकी लोग हैमर किए जाते हैं और ये कोशिश नहीं करते और इसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये पीछे रह जाते हैं और ये फारिग हो जाते हैं। ये इनका पूरा पॉइंट है। सबसे पहला मसला ये आता है आज इनको ये नहीं समझ आता कि जब एक सोसाइटी फंक्शन करती है तो किस बुनियाद पे फंक्शन करती है। आज सोसाइटी की बेसिक फंक्शनिंग इस बुनियाद पे होती है कि आज सोसाइटी के अंदर एक कॉर्पोरेशन मौजूद होती है और उस कॉर्पोरेशन के साथ जब वो चलते हैं तो बुनियादी तौर पे एक बेहतर चीज एक बेहतर फैसला एक बेहतर इंजाम तक बुनियादी तौर पर चलते दिखाई देते हैं। इसमें हम देखते हैं जो भी लोग जो मेजर तौर पे जो लोग होते हैं जो ये जल्दबाजी का रास्ता इख्तियार करते हैं और जो एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं वो बेशक शॉर्ट रन पे तो सक्सेसफुल होते दिखाई देते हैं लेकिन आज उनको लॉन्ग रन में देखें तो बिना तौर पर हम देखते हैं कैसे उनके लिए कई ऐसे मसाइल खड़े होते हैं जैसे कि आज उनके पीछे लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि सोसाइटी का एक मेजर फंक्शनिंग का तरीका है जिसको आज इतना निग्लेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं आज लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाके काम करना चाहिए। तो मैं वही लॉ एंड ऑर्डर आज इन लोगों के खिलाफ काम करता है और ये लोग उसी लॉ एंड ऑर्डर और उसी अकाउंटेबिलिटी के अंदर बुनियादी तौर पे फंसते दिखाई देते हैं और वो और फिर इससे ये लिंक करते हैं तो कैसे बुनियादी तौर पे खुदकुशियां करने लग जाते हैं लोग। तो आज ये केस हमारी नजर में काफी वीक केस था और इसकी इसका सेंस नहीं बनती। आज हम पहले समझाते हैं कि आज जब आप आजी तौर पर बात करते हो तो बात करें कैसे बुनियादी तौर पे एक बंदा प्राउड नहीं होता। आज वो एक डाउन टू अर्थ इंसान होता है और बेशक उसके पास कई चीजें मौजूद हो, उसके पास सब कुछ मौजूद हो, उसके पास चीजें मौजूद हो, आज वो उनके ऊपर फख्र नहीं रखता, गरूर नहीं रखता, बल्कि आज अपने आप को इस पॉइंट लाता है कि आज समझता है कि उसके पास वो चीजें जो हैं वो उसका मायने की नहीं है और एक डिफरेंट स्पेसिफिक एंगल से उनको देखने लगता है। हम समझते हैं नैरेटिव जो है नैरेटिव्स का आइडिया बनाता कौन है और नैरेटिव्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं ये आज हम प्रूव करेंगे सोसाइटी का एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देके। सोसाइटी बुनियादी तौर पे क्या कहलाती है? सोसाइटी अपने नेचर में एक इंसान जो अपने तौर पर अपने नेचर में एक सोशल एनिमल है और अपने तो एक क्लस्टर्स में रहता है जो कोऑर्डिनेट करते हैं लोग जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं और एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं और उस कोऑर्डिनेशन के थ्रू बुनियादी तौर पे वो अपनी लिविंग है उसे पॉसिबल बनाते हैं। अब सोसाइटी बुनियादी तौर पे नैरेटिव्स ड्राइव करता है और नैरेटिव्स किस बुनियाद पे ड्राइव करता है? नैरेटिव्स इसलिए ड्राइव करता है ताकि आज ये कॉर्पोरेशन और जो कोऑर्डिनेशन है इस सोसाइटी और लोगों के दरमियान आज उसे बरकरार रखा जाए। आज सोसाइटी की नजर में जो वही लोग हैं उनकी नजर में वो इंसान ज्यादा अच्छा होता है जो एक अच्छा पर्सन जो वर्चुअस पर्सन की जो एग्जांपल है आज उस इंसान की आती है जो बुनियादी तौर पे इन सारे नैरेटिव्स के ऊपर पूरा उतरता है क्योंकि आज वो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी की नजर में एक बेहतर फर्द है क्योंकि आज वो सोसाइटी के लिए बेहतर करता है और ऑटोमेटिकली वो अपने लिए एक बेहतर तौर पे जीने का तरीका बताता है। ये मैं आपको अपने आर्गुमेंट से प्रूव करूंगा कैसे। चलते हैं अपने पहले लाइन ऑफ आर्गुमेंट की तरफ और बताते हैं कैसे जो नैरेटिव्स को बुनियादी तौर पे अपोज करता है ना इस पूरे सिस्टम के अंदर वो कैसे उससे बुनियादी तौर पे मेजर मसला खड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आज हम बात करते हैं कि नैरेटिव ह्यूमिलिटी का नैरेटिव मौजूद है कि आज लोगों को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, लोगों को उस तरह ऊपर चढ़ के नहीं रहना चाहिए। बुनियादी तौर पे इससे मसला ये कैसे खड़ा होता है कि जब आप इसके खिलाफ जाते हो
जब आप बुनियादों पे बोझफुल रहते हो तो कैसे सोसाइटी आपके खिलाफ टर्न करती है, क्योंकि आज आप उनकी सोसाइटी की नजर में एक मिसफिट होते हो, एक गलत इंसान होते हो, और बुनियादी तौर पे जब आप सोसाइटी आपके साथ कोऑर्डिनेट करने को विलिंग नहीं होती तो इससे मसला ये आता है कि आपका अपना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपके साथ जो बुनियादी तौर पे टेंजेंट्स रन कर आपके टेंजेंट्स थे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जिन जगहों पे आप बुनियादी तौर पे काम कर सकते थे, आज वो आपके सारे एवेन्यूज सारे तरीके बुनियादी तौर पे बंद हो जाते हैं और आप बुनियादी तौर पे जी उस तरह नहीं सकते। जैसे हमारी दूसरी बात ये आती है, एक कैसे बुनियादी तौर पे हमारी नजर में जब ह्यूमिलिटी होती है ना, तो ये सबसे बेसिक स्टेप है, सबसे बेसिक वर्च्यू है, जिससे आज बुनियादी तौर पे एक इंसान एक वर्चुअस इंसान बनता है, सोसाइटी के लिए एक सबसे करेक्टरिस्टिकली आउटराइट इंसान बनता है, और आज सबसे सक्सेसफुल होता दिखाई देता है। कैसे? नंबर सबसे पहली चीज आती है, एक कैसे जो है जब आप ह्यूमिलिटी के साथ रहते हो ना, जब आप बोझफुल होते हो बुनियादी तौर पे, तो आप ये रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते कि दूसरा क्या है, दूसरा क्यों है, दूसरा कैसे है, क्योंकि आपकी दुनिया में आप ही मौजूद होते हो और आप बुनियादी तौर पे दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि आप ही आपके लिए सब कुछ हो। इससे मसला क्या होता है, जब आप दूसरों के साथ बुनियादी तौर पे बात नहीं करते, तो आप जब भी कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो बुनियादी तौर पे आप खुद ही अपने आप को इस तरीके से एलियनेट कर देते हो कि आप बुनियादी तौर पे अपने आप को इतना साइडलाइन करने लग जाते हो, क्योंकि आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो आपके जो बुनियादी तौर पे एवेन्यूज हैं वो सब बंद होते हैं। हम समझते हैं कैसे बुनियादी तौर पे जब आप ह्यूमिलिटी के साथ रहते हो, तो बुनियादी तौर पे ये होता है एक कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप लोगों के बारे में जानते हो, और फिर आपको अंदाजा होता है एक कैसे बुनियादी तौर पे जब आप एक दुनिया में सेल्फलेसली काम करते हो, जो आज एक और वर्च्यू है आज की सोसाइटी में और आज करंट सिस्टम में, जब आप सेल्फलेसली काम करते हो, तो सेल्फलेसली काम करते हुए आप बुनियादी तौर पे लोगों के लिए काम करते हो, आप एक और तरह वर्च्यूज होते हो, और फिर आप जब लोगों के लिए काम करते हो, तो बुनियादी तौर पे हमारी नजर में लोग आपके लिए भी उस तरह ही रिटर्न करते हैं, क्योंकि आज सोसाइटी करेक्टराइज ही इस तरह होती दिखाई देती है, और इस तरह फिर आपकी जो करंट स्टेटस ऑफ लिविंग है वो बुनियादी तौर पे चलता दिखाई देता है, और आप बुनियादी तौर पे पैसों के साथ और एक अच्छी जिंदगी जीने को लगते हो। और आज हम समझते हैं बुनियादी तौर पे जब आप एक सोसाइटी के लीडर बनते हो, जो आप सोसाइटी का हाईएस्ट रैंक अचीव करते हो, वो बुनियादी तौर पे जो सोसाइटी उसी इंसान से अट्रैक्ट होती है जो आज बुनियादी तौर पे बिल्कुल शैबी हो, बिल्कुल बुनियादी तौर पे ह्यूमिलिटी के साथ रह रहे हो। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें महात्मा गांधी की, कैसे बुनियादी तौर पे उसने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रखा था कि आज वो सोसाइटी के लोअर क्लास के साथ भी कनेक्ट कर सकता था और सोसाइटी के अपर क्लास के साथ भी कनेक्ट कर सकता था, कि बुनियादी तौर पे वो अपनी नजर में एक क्लासलेस इंसान हो गया था। इसलिए से बुनियादी तौर पे हर बंदा उसके पीछे अट्रैक्ट होता था, और आज ना अपने आप को इस स्टेटस पे ले गया सोसाइटी में कि आज वो एक महाआत्मा या ग्रेटर सोल के तौर पे बुनियादी तौर पे आज तक जाना जाता है। ये महाराज का मुकदमा था। इब्तिदाई हिस्से में मुखालफत के पहले मुकर्रर का स्पीच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तिदाई हिस्से पे मुवाफ़क़त के दूसरे मुकर्रर से दरख्वास्त है कि वो आए और आकर मुकदमा पेश करें। जनाब मुंसिफ, क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? जी बिल्कुल। एक गुजारिश ये थी कि अगर कभी बहस के दौरान मेरी आवाज़ कट जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लूँ। आई एम स्टार्टिंग इन 3, 2 एंड 1। जनाब वाला, आज हिज़्ब मुखालफत की इतनी ज़्यादा अपनी ही बातों से इनकंसिस्टेंसीज थी हिज़्ब मुखालफत की, कि मैं अगर उसे सिर्फ इस डिबेट के पैमाने में बंद करने की कोशिश करूं ना, तो मुझे लगता है वो ये पैमाना ही छोटा होगा। सबसे पहले आगे इन्होंने डायरेक्ट हमें आजिज़ी की डेफिनेशन को चैलेंज किया कि भाई आजिज़ी ये चीज नहीं होती कि आप गिव अप कर दें, आप जो है वो झुक जाएं, आप जो है वो फखर ना करें। फिर उधर से ही इन्होंने अपनी भी डेफिनेशन ड्राइव की, जो इन्होंने ये सारी की सारी इस नैरेटिव पे थी कि आप फखर ना करें, डाउन टू अर्थ ना हो। तो हमने भी आजिज़ी की यही डेफिनेशन दी थी। ये पहली इनकंसिस्टेंसी जो इनकी तरफ से थी। इन्होंने हमारे केस को रन करने की कोशिश की कि देखें लॉन्ग रन में फायदा होता है, बता के नहीं जाते वो फायदा क्या होता है, वो फायदा जरूरी की होता है। अगर इंसान को शॉर्ट टर्म में किसी चीज का फायदा हो रहा है तो ठीक है, बेहतर है, बता के नहीं जाते कैटेगोरिकली कि क्यों लॉन्ग रन का फायदा ज्यादा अहमियत का मिला। उसके बाद इनकी जो मेन आर्ग्यूमेंट जिस चीज पर स्टैंड कर रही थी, वो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये थी कि भाई सोसाइटी की नजर में जब इंसान जो है ना आजिज होता है ना, तो सोसाइटी की नजर में इंसान जो है वो बड़ा एक अच्छा इंसान बन जाता है, और जब इंसान फखर करता है या दूसरी चीजें करता है तो इंसान को एक बड़ा गलत पोर्ट्रे सोसाइटी के अंदर किया जाता है। मेरे इस बात पर बुनियादी तौर पर एतराज ये है कि क्या आपका वो इंसान जो अपने ऊपर एक फखर की चीज रखता है, वो अपने ऊपर फखर करता है, क्या वो सोसाइटी के अंदर डाउन टू अर्थ होकर नहीं रह सकता? ये सबसे बड़ी अंडरलाइंग अजम्पशन के अंदर ये जी रहे थे कि जो इंसान अपने ऊपर फखर भी करता है तो क्या वो सोसाइटी के अंदर डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता? सोसाइटी उसे अच्छा इंसान नहीं कह सकती? हमें लगता है बिल्कुल कह सकती है। अगर एक इंसान ये कहता है कि भाई मैं कनेड कॉलेज का फाइनल जीत के आ रहा हूँ, लेकिन वो लोगों के साथ डाउन टू अर्थ भी है, वो अपने उस अमल पर फखर भी करता है और लोगों के साथ डाउन टू अर्थ भी है, तो क्या
क्या इनके मुताबिक सोसाइटी उसकी इज्जत नहीं करेगी? कैसी मजाक खेज बात है। उसके बाद आगे सुनिएगा जो स्लिपरी स्लोप चलाने की कोशिश की है कि देखें इंसान जब सोसाइटी उसको गलत समझती है, इंसान उस चीज के लिए तवज्जो नहीं करता, इंसान अपने आप को एलियनेट कर देता, अपने आप को अपना आप ही समझता है। मतलब ये किस तरह से एक दूसरे को साथ ये लॉजिकल लिंक्स बना रहे हैं ये बातें कि भाई सोसाइटी गलत आपको गलत पोर्ट्रे करेगी, सोसाइटी आपको एलियनेट कर देगी। किस तरह से ये एक लॉजिकल लिंक बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। मैं अपने केस को रीट्रेशन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मिसबा ने आपको आके डेफिनेशन दी, मैं उसे ज्यादा प्यारे अल्फाज में जो है ना फ्रेज करके दे देता हूँ जो ये बिला वजह की बातें उठा रहे थे। देखें मिसबा ने आज आगे जब ये बताया ना कि किसी भी बयानिए की मुखालफत उस वक्त की जाती है जब उससे या तो किसी इंडिविजुअल सतह पर किसी इंसान को मुखालफत नुकसान होता है या आपकी सोसाइटी एज अ होल को नुकसान हो रहा होता है। इन्होंने इस डेफिनेशन से, इस मुखालफत वाली डेफिनेशन से बिल्कुल कंसीड किया। अगर निचला स्पीकर आगे कोई इख्तलाफ उठाता है तो वो इनका कंसेशन होगा या इनका कॉन्ट्राडिक्शन होगी। मैं आपको एक सीधी सी डेफिनेशन दे रहा हूं। उसके बाद खूबी जो है इंसान की, जो मिसबान की डेफिनेशन थी उसको ज्यादा ग्लोरीफाई करके बता देता हूं कि देखिए जो इंसान के अंदर कोई चीज यूनिक हो या जो इंसान के अंदर खास इंसानों के अंदर यूनिक चीज पाई जाए जिससे मुआशरे को या एक उस इंडिविजुअल इंसान को फायदा हो, हमें लगता है आज वो खूबी के जमरे में आता है। यही मिसबा की डेफिनेशन। उसके बाद आजिजी की तीसरी ये थी कि भाई गिव अप करना, झुकना और फख्र ना करना, ये आजिजी बुनियादी तौर पर उस आजिजी का लिटरेरी और आजिजी की वो दूसरी चीज। मैं अब आर्ग्यूमेंट को तरफ चलता हूं। सबसे पहले आर्गुमेंट ये था कि भाई लोग ना एक इंडिविजुअल सतह पर एक इंसान को किस तरह से नुकसान होता है। आजिजी वाला एलिमेंट जो गिव अप करता है, जो इंसान को ये कहता है कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम गिव अप कर दो, वो किस तरह से इंसान को डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ लेके चलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन और सुसाइड की जब इंसान उस कैफियत में जाता है तो वो कैफियत होती क्या है और वो बुरी क्यों है। सबसे पहले जब इंसान एक ऐसी कंडीशन में आता है जब इंसान की जिंदगी के अंदर बड़े मसाइल चल रहे होते हैं, इंसान के पास कोई अचीवमेंट नहीं आ रही होती, इंसान मसलसल एक कंपटीशन बार बार डिबेट्स में हारी जा रहा होता है, तो इंसान बुनियादी तौर पर एक ऐसी कैफियत में चले जाता है जहां पर उसे दो चीजें नजर आ रही होती है। या तो वो चीजों को गिव अप कर दे या तो वो अपने आप को सुसाइडल थॉट्स और इस तरह की चीजों में ले आए, बहुत एक वल्नरेबल कंडीशन में आ जाता है। हमें लगता है आपके सामने जब इंसान इस चीज को, जो गिव अप वाला एलिमेंट है, उसे ज्यादा करेगा ना, तो इंसान बुनियादी तौर पर अपने अंदर ही एक तरह से अपना नुकसान कर रहा है कि भाई इंसान जो, हर इंसान जो एक तरह से बराबर जहन और तमाम चीजें बराबर बनाया गया है, बना हुआ है, वो इंसान अपने मेहनत ना करने की वजह से वो पीछे रह रहा है और वो इंसान जो है वो अब वल्नरेबल कंडीशन में चल जाता है। और अब वो सुसाइड की तरफ किस तरह जाता है, जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, वो सोच रहा होता है कि यार मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं कुछ आगे कर नहीं सकता, मैं गिव अप कर देता हूं। तो फिर इंसान के सामने ये कंडीशन आती है कि इंसान कहता है ये दुनिया ही बिल्कुल फजूल है क्योंकि इसमें तो मुझे कुछ हासिल ही नहीं होना, तो लिहाजा अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। अब सुसाइड करना क्यों बुरा है, इसकी इंपैक्टिंग देखिएगा। सुसाइड करना इसलिए बुरा है क्योंकि इंसान उससे अपने जो उसके इर्द गिर्द उसकी फैमिली और उसके जो दूसरे लोग होते हैं वो उस चीज से मुतासिर हो रहे होते हैं। ये इखलाकी सतह पर एक इंतहाई और प्रिंसिपल सतह पर इंतहाई बुरी चीज है सुसाइड करना। उसके बाद आपके मुआशरे के अंदर एक ऐसा नैरेटिव प्रमोट हो रहा होता है जो ये कह रहा होता है कि भाई मेहनत ना करो, चुप करके इजी वे आउट है, गिव अप करो और बाहर आ जाओ। हमारे सामने ये दोनों चीजें सोसाइटी को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, ये आगे चेक करिएगा। आगे उससे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिसबा ने की थी और इन्होंने कंसीड की थी वो गिनवाता चलता हूं। मिसबा ने आपको बताया कि आज की दुनिया जो है ना वो कॉम्पिटिटिव दुनिया, जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव दुनिया क्या होती है। कॉम्पिटिटिव ये दुनिया होती है कि भाई एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हैं और ज्यादा से ज्यादा बेहतरी इंसान को ढूंढने के लिए उसकी तगड़ आपस में हो रही होती है। हमारे सामने ये कॉम्पिटिटिव दुनिया की जो है ना वो आती है और किस तरह से ये एक कॉम्पिटिटिव दुनिया के सामने एक मुआशरे के अंदर नुकसानदेह उसकी प्रोडक्टिवनेस को खत्म करती है। इससे पहले ये समझिए कि इंसान का इर्तिका किस तरह से हुआ। जब इंसान ने अपने फूड चेन के अंदर इर्तिकाई अमल में था तो इंसान के सामने बहुत से दूसरे जानवर थे जिसके साथ इंसान ने कंपीट करना था। इंसान ने उनको अपनी जहानत और अपनी मेहनत की बुनियाद पर और गिव अप ना करने की बुनियाद पर उनको नीचे किया और आज इंसान ने एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया जहां पर इंसान कोई भी चीज हासिल करना चाहता है तो वो मुसलसल उसके लिए मेहनत करता रहता है और एट द एंड वो आपके सामने हासिल कर लेता है। इस तरह से ये इंसान की प्रोडक्टिवनेस को जो है ना वो कम करती है। गिव अप करने वाला एलिमेंट जिस बुनियाद पर हमें इस बयानिए को मुखालफत करनी चाहिए। हमें लगता है कि जब आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन चल रही होती है जिसमें आप बार बार गिव अप कर देते हैं, आप झुक जाते हैं, आप मुआशरे के अंदर एक जो मेहनत करने के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, तो हमारे सामने ये मौजूद आता है कि लोग जो है फिर वो किसी चीज के लिए वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं, जिससे आपके सामने इंसान की जो सारी की सारी प्रोडक्टिवनेस थी जो पिछले 1000 सालों से इंसान के खाते में आती हुई चलती हुई आ रही है वो आपके सामने रुकती हुई नजर आती है। किस
तरह से मिसालें देता हूँ, अब आपको वारंट देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर इंसान आज के उस दौर का इंसान अगर ये समझ लेता कि भाई आज ही बड़ी अहम खूबी है, हर इंसान के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, तो इंसान क्या करता? इंसानों को शेर खाता है, इंसान उस शेर के खिलाफ एक स्ट्रगल ना करता, इंसान उस शेर से बचने के लिए स्ट्रगल ना करता, इंसान सिंपल करता, इंसान कहता है जो शेर मुझे खा लो या गिव अप मैं कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर फिर इंसान तरक्की ना कर पाता। इंसान ने अगर आपके सामने आग दरियाफ्त की थी तो वो इसी बुनियाद पर की थी, क्या उसने मेहनत की, उसने टगोदो की। आपके सामने जब वो अगर गिव अप कर देता तो हमें लगता है वो चीज जो सारी की सारी थी, तो इंसान ना आग दरियाफ्त कर पाता। अगर आग नहीं दरियाफ्त हुई उस तरह से इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर तरक्की ना कर पाता। आज हमने आपको क्या इब्तिदाई हिज़्ब मुआफ़क़त में चीजें बताई हैं। इब्तिदाई हिज़्ब मुआफ़क़त ने आपको सबसे पहले किस इस बयानिए की मुखालफत इस बिना पर बताया है कि सोसाइटी को या इंफरादी शख्स को नुकसान होगा। उसके बाद हमने खूबी की डेफिनेशन बताई, फिर आजिज़ी की डेफिनेशन बताई। उसी डेफिनेशन के नीचे चलते हुए हमने आपको बताया कि किस तरह लोगों का सुसाइड करने से एक इंडिविजुअल को नुकसान हो रहा है और दूसरी सतह पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो सोसाइटी की प्रोडक्टिवनेस खत्म हो रहा है। मैं बस अपनी स्पीच खत्म कर रहा हूँ। और जिस तरह अब मैं मुखालफत के बयानिए से आपके सामने बताया कि एक इसमें हमने आपको बताया एक इंडिविजुअल सतह पर भी इंसान को नुकसान हो रहा है और एक मुआशरे को भी प्रोडक्टिवनेस मुआशरे खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया। इस बुनियाद पर जो हिज़्ब मुखालफत है वो मुआफ़क़त है जो केस। मैं इब्तिदाई हिस्सा मुआफ़क़त के मुकर्रर का स्पीच के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इब्तिदाई हिस्सा मुखालफत के दूसरे मुकर्रर से दरख्वास्त है कि वो आए और आकर अपना मुकदमा पेश करें। क्या मुझे 15 सेकंड मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। जी, मैं शुरू करूंगा 3 और उससे पहले मैं पीओएस वॉइस पे लूंगा, चैट के अंदर प्रेफर नहीं करूंगा। 3, 2, 1। आज मैं एक आजिज शख्स हूँ और आज मैं एक हम्बल इंसान। और आज अगर मैं एक हम्बल इंसान हूँ तो अगर मैं केसी का फाइनल जीत भी जाता हूँ तो मैं बाहर जाकर अपने जूनियर को ये नहीं कहूंगा कि मैं केसी का फाइनल जीता हुआ हूँ तो तुम लोग मेरे लेवल के नहीं, तुम लोग कभी मेरे पास आ नहीं सकते, तुम लोग कभी मेरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम लोग से एक सुपीरियर इंसान हूँ। आज अगर मैं एक हम्बल इंसान हूँ तो मैं कहूंगा कि आओ मुझसे सीखो, अगले साल का केसी ओपन तुम लोग जाके जीतो। आज बुनियादी सतह के ऊपर ये पूरा केस जो था, इनकी नजर के अंदर एक शख्स का हम्बल होना पता क्या होता है? इनकी नजर के अंदर एक शख्स का हम्बल होना ये है कि वो आए, वो कहे ठीक है, अगर मैं वो कहेगा कि ठीक है अब मैं केसी का फाइनल बोलने लगा हूँ और केसी का फाइनल बोलने से पहले क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ओ शिट सॉरी कि ओ नो जीसीयू की टीम आ गई है और अब तो मैं हार जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि ओ नो अब तो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ गई, अब तो मैं हार जाऊं। ये एक हम्बल इंसान की पूरी आइडेंटिटी नहीं है। एक हम्बल इंसान की आइडेंटिटी क्या है कि वो आज आके कहे कि ठीक है मेरे अंदर कुछ ऐसी सलाहियत है लेकिन उस सलाहियत को इस्तेमाल करने के बाद मैं उसको मिसयूज नहीं करूंगा। मैं लोगों को ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग मेरे पास आ नहीं सकते, तुम लोग मेरे से बात नहीं कर सकते। इनका पूरा केस बुनियाद के ऊपर बेस था कि देखिए जी हम्बल होना ये है कि आप गिव अप कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं, अगर इनकी डेफिनेशन देखें और इनका पूरा केस देखें, बहुत इनकंसिस्टेंसी हमें नजर आती है जो कि शायद ये हमारे केस में निकालना चाह रहे थे, इनके केस से तो खुद निकल आई है कि देखिए अगर आज ये बात करते हैं कि आज हम्बल होना या फिर आजिज होना ये है कि आप प्राउड नहीं हो रहे, तो अगर आप प्राउड नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंक की लाइनों में जाके खड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने अपने हक के लिए खड़ा होना होगा तो आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हो पाओगे। आज हम्बल होने का मतलब, आज पीछे हमें इतना टाइम लगाना पड़ रहा है इनको समझाने के लिए कि हम्बल का मतलब क्या होता है, इसी से नजर आता है आज इनका केस कितना वीक है। लेकिन फिर अगर आज हम इनके बेस्ट पे लेकर तो इनके पूरे केस के अंदर जो हमें सामने आती है वो ये कि देखें जी डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन होने के बाद सुसाइड हो जाती है और ये पूरी जो सर्कल है किस वजह से होती है क्योंकि एक शख्स हम्बल है। हम ये समझाते हैं कि आज एक शख्स सुसाइड क्यों करता है। आज एक शख्स सुसाइड इसलिए करता है क्योंकि जो सोसाइटी के अप्रूवल वो चाह रहा होता है, आज सोसाइटी के अप्रूवल उसे नहीं मिल पाता। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने ओ लेवल्स के एग्जाम्स दिए, उसके एक्सपेक्टेड था कि उसने सारे ए स्टार लाएगा, लेकिन बेचारे के डीज और सीज आ गए हैं और अब उसके माँ बाप उसे वो अप्रूवल नहीं दे रहे जो वो चाह रहा था और उसकी बुनियादी पर उसने सुसाइड कर दिया। लेकिन एक शख्स जिसको पता था कि उसका पोटेंशियल है ए स्टार्स लेने वाला, वो सारे ए स्टार्स लाता है और फिर ये नहीं कहता कि देखिए जी मेरे सारे ए स्टार्स आए, अब तो मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूँ। आज वो शख्स इस वजह से नहीं सुसाइड करेगा कि वो हम्बल है। आज वो शख्स बुनियादों के पे सुसाइड करेगा क्योंकि उसे सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलता। और उस सोसाइटी का अप्रूवल क्यों नहीं मिलता, जो कि मेरे पहले स्पीकर ने आपको पूरी केस बताया, क्योंकि वो शख्स हम्बल नहीं है, वो सोसाइटी के एक सोशल एनिमल होने की बुनियादों के ऊपर सोसाइटी के अंदर फिट नहीं हो पाता, तो सोसाइटी का उसे अप्रूवल नहीं मिल पाता और सोसाइटी का अप्रूवल ना मिलने की बुनियादों के ऊपर आज वो सुसाइड की तरफ जाएगा। तो ये इनका पूरा मॉडल है कि देखिए जी सुसाइड कर लेगा इंसान, शख्स डिप्रेशन में चला जाएगा। हमें समझ नहीं आती कि आज इनका पूरा केस रन कैसे होता है।
उसके बाद इन्होंने कहा कि देखें जी, उसके बाद खुद ही एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए जी, अगर एक शख्स फखर करता है, एक शख्स प्राउड, एक शख्स एरोगेंट है, तो वो डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता। एरोगेंट होना और डाउन टू अर्थ होना मेरा ख्याल है बहुत ही दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग स्पेक्ट्रम पे हैं। एक शख्स जो है वो कहता है कि मैं दूसरों को हेल्प करूंगा या मैं जमीन के ऊपर हूँ, मैं दूसरों से बातें करूंगा। एक शख्स होता है जो कहता है मैं हवाओं में हूँ, मैंने किसी से बात नहीं करी क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन हूँ। तो आज ये तो पूरा केस लेके आते बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी। उसको कहा कि हकूक से महरूम हो जाएगा। अगर हकूक से महरूम होना हम्बल होने का मतलब है, तो इसका मतलब हर माइनॉरिटी हम्बल होगी, हर शख्स हम्बल होगा। हमें समझ नहीं आती कि आज ये पूरा केस जो रन कर रहे हैं, कहते हैं आप हकूक से महरूम हो जाएंगे, आपसे बैंकों की लाइनें में नहीं लगे जाएगा, आपसे करप्शन नहीं हो पाएगी। अगर आज ये पूरा मॉडल इस बुनियादी के ऊपर रन कर रहे हैं कि आप हम्बल है तो आपसे करप्शन नहीं हो पाएगी, तो बुनियादी सतह के ऊपर इनका पूरा केस फ्लॉड केस होएगा। क्योंकि आज आपका जो पूरा आइडिया ये है कि देखें जी, आज अगर आप हम्बल हैं तो आपसे करप्शन नहीं होगी, तो इसलिए आप हम्बल ना रहें क्योंकि आपकी अच्छी क्वालिटी करप्शन करना है। इनकी नजर के अंदर अगर आज ये कहते हैं कि आप जाके रिश्वत दो, और इनकी नजर के अंदर रिश्वत देना एक अच्छी चीज है, एक वर्च्यू है, तो इनकी बुनियादों के अंदर इनका पूरा केस एक फ्लॉड केस है जो कि सही तरह रन नहीं करते ये लोग। और आज जो पूरा आइडिया ही हमारे सामने रन करते हैं, वो बिल्कुल ही एक फ्लॉड आइडिया, और वर्च्यू की डेफिनेशन जो है खुद देखी गई है एक अच्छी चीज होना, वो पूरी ही नहीं करती। तो बुनियादी सतह के ऊपर इनके जो दो आर्गुमेंट्स है, सुसाइड का और एक है क्या हकूक से महरूम हो जाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप करप्शन करें और अपने जो वर्च्यू है सारे वर्च्यू हटा दें। तो हम सबने बुनियादी तौर पर इन दोनों आर्गुमेंट्स गिराने की वजह से आज हमने इनका पूरा केस हमारे सामने नहीं है। अब पॉजिटिव केस की तरफ चलते हैं। मेरा पॉजिटिव केस आज ये है कि आज आपकी जहालत का एक पैमाना बन जाता है। आज अगर एक शख्स आजिज नहीं है, आज अगर उस शख्स के अंदर आजिजी मौजूद नहीं है, तो वो क्या होता है, उस वजह से उसकी इंफरादी जहालियत जो है वो नुमाया होती है। पहली सतह, ये पहला टियर है, क्यों उसकी इंफरादी जो जहालत है वो नुमाया होती है। क्यों? आज जब वो एक शख्स एरोगेंट है, आज जब वो शख्स एक आजिजी शख्स नहीं है, तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो आज बाकी आइडियाज जो कि पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं उसके इर्द गिर्द, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। और जब वो उन पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि जितना उसे पता है, जितनी उसकी नॉलेज के अंदर है, वो सबसे बेहतरीन है। तो बुनियादी सतह के ऊपर इनका जो एक शख्स की आजिजी ना मौजूद होना, एक शख्स का आजिज ना होना, बुनियादी सतह के ऊपर उसकी एक पूरी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर उसको एक जाहिर इंसान बना देता है, जो कि जाहिलियत का एक पैमाना बन जाता है उस शख्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए, कि आज वो देख सके कि अगर उसकी नॉलेज इतनी अप टू मार्क है कि वो बाकी नई पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बुनियादी सतह के ऊपर पहला टियर ये है कि आपकी आजिजी जो है वो आज आपकी जहालत का एक पैमाना बन जाता है। उसके बाद पीओआई लूंगा। अच्छा, आपने हमें एक मॉडल बता दी, आपने ओ लेवल्स के बच्चे का बताया कि कैसे वो ग्रेड्स लेके आजिजी होके उसने आपने कुछ फायदा गिनवा दिया। आप एक ऐसे मॉडल का बताएं कि जिसके अंदर एक मैट्रिक का बंदा, एक आजिज जो बच्चा है, उसने अच्छे मेहनत करके उसके कम नंबर आ जाए, जबकि दूसरा एक बच्चा है जिसने एक सिफारिश लगवा के ज्यादा नंबर ले लिया। अब आप बताएं कैसे वो बंदा जो है खुदकुशी की तरफ नहीं होगा वो मगलूब। ये मॉडल बता दें। देखिए, उसके जो बुरे नंबर आए ना, आज वो बुरे नंबर आने की वजह से सुसाइड नहीं करेगा। आज अगर आपने सोसाइटी के अंदर एक मॉडल बना दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको बता दिया कि अगर आपके बुरे मार्क्स आए तो आप फेलियर हो, तो उस वजह से वो सुसाइड करेगा, क्योंकि उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली सोसाइटी की। जो कि अगर वो एरोगेंट ना होता और अगर आज वो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा सोशल स्टैंडिंग रखता, तो आज उन्हें सुसाइड नहीं करता, क्योंकि आप समझते हैं कि वो एक पूरा सोसाइटल मॉडल है। उसके बाद बात करते हैं कैसे आज आपकी उसी पिछले आर्गुमेंट की तरफ रन करता हूं अपने वाले के पास। दूसरा टियर जो उसका है कि आजिजी का मौजूद होना कैसे आज आपकी इज्तिमाई जहालत जो एग्जिस्ट करती है, आज उसको बेहतरी की तरफ गामजन लेके जाता है। कि अब वो शख्स बाकी आइडियाज को, पॉलिसी को, आज हर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करता है। आज वो शख्स क्या करता है, डिफरेंट आइडियाज को जब उसके सामने आते हैं तो वो देखता है कि हाँ, मुझे पता है मेरी नॉलेज कुछ हद तक है, लेकिन वो नॉलेज फुल इतनी वास्ट नहीं है, या फिर उस नॉलेज के अंदर एडिशन हो सकती है, क्योंकि वो हम्बल है, क्योंकि वो आजिज है। तो अब क्या होता है कि आज एसेंशियली वो क्या करता है, बाकी आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, और आपकी सोसाइटी एक बेहतर जगह पे गामजन होती है। तो नजर से ताकि अपन दोनों आर्गुमेंट गिराने की वजह से, अपने 3 से 4 पॉजिटिव केसेस लाने की वजह से, अपने रोल फुलफिलमेंट करने की वजह से, और अपने केस के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस ना होने की वजह से आज ओपनिंग ऑपोजिशन ने मैच पहले नंबर से जीता। बहुत शुक्रिया। मैं मुकर्रर का इस तकरीर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसके साथ हमारी टॉप हाफ की तकरीर ख़त्म होती है। अब हम इख्तितामी हिस्से में वाक़िअत के पहले मुकर्रर से दरख्वास्त है कि वो आए और आकर अपना मुकदमा पेश करें। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि इफ़
स्क्रीन शेयर की जा सकती है तो वो कर दें, उसके अंदर जरा ज्यादा कंफर्टेबिलिटी है टाइमर की स्क्रीन। पॉसिबल होगा कि आप अपने पास कोई टाइमर वगैरह स्टार्ट कर लें? चूंकि मेरे पास सिंगल डिवाइस है तो अभी फिलहाल तो मैं उस तरह से उसको नहीं कर पाऊंगा, बट नो प्रॉब्लम, चैट के अंदर अगर आप लिख सकते हैं तो फिर भी ठीक है। स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। ओके, दिस इज बेस्ट। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। मुनसिफा की इजाजत से अगर आज की इफ्तिताही हिस्ब मुखालफत को देखा जाए तो हमें 3 चीजें नजर आती हैं। नंबर 1 कि वो एक एजम्पशन के ऊपर अपने सारे केस को लेकर चल रहे हैं। नंबर 2 वो अपनी एक इंटरनल कंफ्यूजन का शिकार है कि आजिज़ी होती है और आजिज़ी क्या होती है। और नंबर 3 वो अपने जो भी एंड पॉइंट्स देकर जाते हैं उनके एनालिसिस वो हमें नहीं देकर जाते। आज वो केस के अंदर रिप्रेजेंट क्या करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आजिज़ी के ऊपर जो ओपनिंग बेंचेस के अंदर बात होती रही। हमें आज ये नजर आता है कि आज हमारी जो इफ्तिताही हिस्ब मुखालफत थी वो आजिज़ी के बारे के अंदर उस तरह से कोई क्लैश डेवलप करके नहीं जाती, क्योंकि वो कहते हैं कि आजिज़ी का मतलब ये है कि आप प्राउड ना हो। हम ये समझते हैं कि ये आज इफ्तिताही हिस्ब मुआफ़क़त भी कह गई थी। दूसरा वो क्लैश इस बात के ऊपर करते हैं कि आजिज़ी का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी राय को पेश करे। हम समझते हैं कि इससे वो अपने केस से ही कंट्राडिक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनका अपना एक पूरा एनालिसिस, अपना एक पूरा आर्गुमेंट इस बात के ऊपर मौजूद था कि कैसे जब आप अपनी राय प्रेजेंट करते हैं तो सोसाइटी आपको डिसऑन कर देती है। हम ये समझते हैं वो खुद एज्यूम ये कर जाते हैं कि आजिज़ी की कॉन्सेप्ट के अंदर ये शामिल है कि आप अपनी राय को हैमर ना करें। अब आ जाते हैं उनके चीदा चीदा नुकात की तरफ। वो हमें 2 आइडियाज डिबेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। पहली बात, उनका सारा एनालिसिस ये होता है कि सोसाइटी के अंदर आप सरवाइव नहीं कर पाते, यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर रियासत आपके राइट्स को इंफ्रिंज कर रही है तो आप ना बोलें, क्योंकि रियासत आपको रहने नहीं देगी। हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर इनके केस के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये डिसेंट के राइट को इंफ्रिंज कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि आज इख्तितामी हिस्ब मुखालफत को भी सबसे बड़ा मसला आजिज़ी के कॉन्सेप्ट से यही है कि इससे रियासतें और मुआशरे डिसेंट के कॉन्सेप्ट को दबाते हैं। और हम ये समझते हैं कि डिसेंट एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का जो उसको दिया जाना चाहिए। नंबर 2, इनका सारे का सारा एनालिसिस जो दूसरा था कि आप नए इल्म और नए मौके को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि आप एरोगेंट हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि डिबेट के अंदर तमाम डिबेट ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नहीं होती है, ग्रे एरिया भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर आप आजिज नहीं है, आई एम रिपीटिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट होंगे। हम ये समझते हैं कि आज एक बहुत फंडामेंटल असम्पशन इनके केस के अंदर ये थी कि अगर एक इंसान आजिज ना हो तो वो एरोगेंट हो जाता है। हम ये समझते हैं कि जब तक कि वो इस फंडामेंटल असम्पशन को प्रूव नहीं करवा के जाते कि कैसे अगर एक इंसान आजिज नहीं होगा तो वो तमाम केसेस के अंदर एरोगेंट हो जाएगा, हम ये समझते हैं कि इनके वो वाले आर्गुमेंट्स खड़े नहीं होते जो उनके दूसरे स्पीकर देकर गए हैं। हम ये समझते हैं कि ग्रे एरिया भी एग्जिस्ट करता है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज के साथ भी प्रोन हो और आप अपनी पहली कामयाबियों के ऊपर गुरूर ना करें। हम ये समझते हैं कि मेजॉरिटी सर्कमस्टेंसेस के अंदर यही होता नजर आया। नंबर 2, एक और फंडामेंटल क्लैरिफिकेशन देता जाऊं, यहाँ आजिज़ी की इम्प्लीकेशंस बतौर खूबी समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं अपने पॉजिटिव केस के अंदर भी केटर करता चलूंगा। आज इफ्तितामी हिस्ब मुआफ़क़त की पॉजिटिव एक्सटेंशंस 3 हैं। नंबर 1, हमें आज मसला क्या है आजिज़ी के बतौर खूबी जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें ये लगता है कि आजिज़ी के तसव्वुर को मुआशरे और रियासतें हमेशा से डिसेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल करती आई और हमें इससे मसला है। किस तरह से? आज इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें देखना होगा और उसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस देता हूँ। हमें ये नजर आता है यूरोप के अंदर मिडिवल सेंचुरीज के अंदर कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब यूरोप के अंदर पेपेसी डोमिनेट कर रही थी तो पेपेसी ने क्रिश्चियनिटी के जरिए एक कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर राइज करवाया कि लोग क्वेश्चन ना करें, अगर रियासत, अगर उनके नाइट्स, उनके लॉर्ड्स उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं तो वो उनके साथ क्वेश्चन ना करें और आखिरत के ऊपर उस चीज को छोड़ दें जो भी वो जुल्म कर रहे हैं कि अल्लाह इनसे हिसाब लेगा, जीसस इनसे हिसाब लेंगे आखिरत के अंदर। हम ये समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने किया क्या, इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने लोगों के डिसेंट को दबाने की कोशिश की।
और पेपल लॉर्ड्स हमें इस तरह मिडिवल सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर एक्टिवली करते नजर आते हैं। हम ये समझते हैं कि यही ट्रेंड्स आज भी हमें अपने मुआशरों के अंदर नजर आते हैं कि किस तरह मुआशरों के अंदर ये प्रोपेगेट किया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, अगर आपके कोई राइट इंफ्रिंज कर रहा है मुआशरा, तो आप एक्टिवली उसके ऊपर ना बोलें, आप हम्बल बन जाएं, आप तवक्कल का कॉन्सेप्ट आज भी हमें सऊदी अरब के अंदर इस तरह की मीडिया कैंपेन्स नजर आती हैं जिसके अंदर जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं वो ये फतवे दे रहे होते हैं कि हुक्मरान के खिलाफ बोलना मना है। हम ये समझते हैं कि हमें इससे फंडामेंटल इख्तलाफ है। फंडामेंटल इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि डिसेंट करना आज हमारे नजदीक एक इंडिविजुअल का एक्सप्लिसिटली हक है, और जब आप आजिज़ी के तसव्वुर को खूबी करार दे देते हैं तो किसी भी चीज को खूबी करार देने का मतलब होता है, उसकी इम्प्लीकेशंस ये होती हैं कि ये चीज हर हालत के अंदर ठीक है। हम ये समझते हैं कि आजिज़ी के कॉन्सेप्ट खूबी करार देना बिल्कुल गलत है। उसकी एक वजह यह है कि जबरदस्ती करने को आप खूबी करार क्यों नहीं देते, हालांकि रियासतें जबरदस्ती करती हैं ताकि लोग लॉज की पाबंदी करें। हम ये समझते हैं कि जब किसी चीज को खूबी करार देते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं, आप ये इम्प्लाई कर रहे होते हैं कि ये चीज हर केस के अंदर ठीक है। हम ये समझते हैं कि हमें इस कंसेप्शन से बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये डिसेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारी दूसरी पॉजिटिव एक्सटेंशन इस केस के अंदर क्या है, हमें ये लगता है कि आजिज़ी का तसव्वुर बतौर खूबी कि हमेशा आजिज़ी को एम्प्लॉय करना चाहिए और हर हालत के अंदर हर केस के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है। इससे दूसरा नुकसान ये होता है कि डिस्कोर्स को दबाया जाता है, वो किस तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मुआशरों के अंदर आज एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि अगर आपके बड़े, अगर आपके सीनियर्स कोई बात कर रहे हैं तो आप उनकी बात को ना टोकें, अगर वो कोई गलत बात भी कर रहे हैं तो आप उनकी बात को गलत ना कहें। हम ये समझते हैं कि इससे आप एक बेसिक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डिस्कोर्स को दबा रहे होते हैं। वो किस तरह से, हम ये देखते हैं कि हमेशा से डिस्कोर्स इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि एक थीसिस होता है और जब एक एंटी थीसिस आता है तो दोनों के मिलने से एक सिंथेसिस बनता है जो कि एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन होता है किसी भी चीज के बारे में। हम ये समझते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि अगर आपके सीनियर्स हैं या आपके बड़े हैं तो आप हम्बल बन जाएं, आप उनके सामने ना बोलें, तो इसके दो इम्पैक्ट्स निकलते हैं। नंबर एक, आप इंतहाई बेसिक लेवल के ऊपर उस इंडिविजुअल को अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट नहीं दे रहे। हम ये समझते हैं कि आज ये राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, ताकि एक बेहतर डिस्कोर्स पैदा हो। हमारी तीसरी एक्सटेंशन इस केस के अंदर क्या है, हम ये समझते हैं कि आजिज़ी का तसव्वुर बतौर खूबी वायलेंस को परपेचुएट करता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर लोगों के अंदर ह्यूमिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके एक गाल के ऊपर किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप दूसरा गाल भी आगे करते। हम ये समझते हैं कि उस दूसरा गाल आगे करने से क्या होता है कि आपके दूसरे गाल के ऊपर भी थप्पड़ पड़ता है। यानी कि हमें ये लगता है कि वायलेंस को कम करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उस वायलेंस को उसके जैसा एक रिएक्शन दें। हम ये समझते हैं कि जब आप ह्यूमिलिटी दिखाना शुरू कर देते हैं वायलेंस के आगे तो उससे वायलेंस को इंकरेजमेंट मिलती है कि वो मजीद इश्तियाल लेकर आए, वो आपके ऊपर मजीद वायलेंस को नाफिज करे। हम ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों की बुनियाद के ऊपर, तज्जिए की बुनियाद के ऊपर, इम्प्लीकेशंस देने की बुनियाद के ऊपर, इफ्तिताही हिस्ब मुखालफत से एंगेज करने की बुनियाद के ऊपर इख्तितामी हिस्ब मुआफ़क़त। हिस्ब मुआफ़क़त के पहले मुकर्रर का इस्तक़बाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तितामी हिस्ब मुखालफत के पहले मुकर्रर से दरख्वास्त है कि वो आया के मुकर्रर पेश करें। मुनसिफा की इजाज़त के साथ, अगर आपको मेरी आवाज़ कट जाती है तो मुझे बता देंगे? जी, जी, बिल्कुल। ओके। इख्तितामी हिस्ब मुखालफत की पहली मुकर्ररा होने के नाते सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करती चलूँ। हमारी हिस्ब मुवाफ़क़त के दोनों बेंचेस आज ये समझने से कासिर रह गए कि आजिज़ी दरअसल है क्या। आजिज़ी अपने आप को कमतर समझने को नहीं कहते हैं, बल्कि सिर्फ अपने आप, आजिज़ी जो है उसको अपने आप को कमतर समझने को नहीं कहते, बल्कि हर वक्त सिर्फ अपने आप के बारे में समझने को नहीं कहते। आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हिस्ब मुवाफ़क़त ने आकर बात की कि किस तरह आप जो हैं वो वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और उन्होंने तारीख़ की आखिरी मिसाल दी। तो आज ये समझा जाए कि किस तरह ज़रूरी है कि आजिज़ी जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप काहिल हो जाएँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से सोचना छोड़ दें, उसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर किसी और की
कि कोई और बंदा जो कह रहा है वही करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल ये है और बात भी ये है कि काहिली और आजिज़ी के अंदर फ़र्क आता है। अब इसके अलावा इन्होंने आकर बात की कि किस तरह डिस्कोर्स पैदा होता है और डिस्कोर्स इससे बढ़ता है। तो इसके अंदर बात ये आती है कि देखें, ये तो हमारे मॉडल में ज़्यादा बेहतर है। हम आजिज़ी को क्या समझते हैं? आजिज़ी की बात ही यही है और उसकी खूबसूरती यही है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हुए आप दूसरों की बात को भी समझते हैं। अब जब आपने डिस्कोर्स की आकर बात की, आप ये बिल्कुल समझाने से कासिर रह गए कि किस तरह जब आप आजिज़ी को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें आप दूसरे बंदे की सोच को समझने से कासिर रह जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? और यही आजिज़ी की असल बुनियाद है कि आप जो हैं, वो आज ये समझ जाएँ बात कि आपकी जो एक क्रिएटिव लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जो आपकी एक इंटेलेक्ट का प्रोसेस होता है, जो आपकी सीखने सिखाने का प्रोसेस होता है, वो यही होता है कि आप दूसरों की बात सुनकर अपनी एक एनालॉजी तैयार करें। अब आगे ये बात उन्होंने आकर की कि किस तरह तारीख की जब उन्होंने बात की कि तारीख के अंदर जो है वो क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने ये सवाल कर दिया कि खुदा तुमसे ये कहेगा, तुमने हमारी चर्च की ये बात मानी है। तो जब हम ये बात करते हैं ना, तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये आएगी कि हिज़्ब मुवाफ़क़त को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर आजी जो है वो इंसान की एक अपनी पर्सनल क्वालिटी है, ठीक है? अगर वो आपका कोई मज़हब आकर आपसे मज़हब जो है वो आपको कहता भी है कि अच्छा तुमने आजिज़ी को फ़ॉलो करना है, लेकिन आजिज़ी दरअसल यही है कि आप अपने उन अकायद व ज़वाबित को रखते हुए सामने एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी लोगों का भी सवाल सुने और वही के जो डिसेंट है और इसके सबसे बड़ा जो अलमबरदार था, उसकी मिसाल जो है वो हमें गांधी के सामने मिलती है, जिसके बारे में ओपनिंग बेंच ने बात की थी। लेकिन मेरी अगली मुकर्ररा आपको इसके ऊपर मज़ीद एनालिसिस भी फराहम करेंगी। अब मैं आपको आगे ये प्रूव करती हूँ कि किस तरह हमारे पास जो ह्यूमिलिटी है वो एक दरअसल असल अच्छी खूबी है, क्योंकि आप ह्यूमिलिटी जो है अपनी आजिज़ी को या तो अपनी कमज़ोरी बना सकते हैं या फिर वो अपनी आप एक ताकत बना सकते हैं। अब देखें, जो हमारे पास जो नेशंस जो सक्सेसफुल नेशंस होते हैं, तो उनकी फाउंडेशन ही यही होती है कि उनके जो लीडर्स हैं या जो उनके लोग हैं, उनके अंदर आजिज़ी पाई जाती है। अब वो बात क्या है? अब वो बात इस तरह है कि जो आपके जो लोग होते हैं, जब आपके जो लीडर्स होते हैं, जब वो समझते हैं कि हमारे जो आदमी सामने है, उसकी ये सोच है और हमने इसको अम, हमारे सामने जो आदमी है, हमारी जो सोच है लोगों की, तो उसको साथ लेते-लेते जो है हमने आगे ये बात कायम करनी है कि किस तरह अ, त नेशन को मजबूत बनाया जा सकता है। अब मैं इब्तदाई हिज़्ब मुवाफ़क़त ने जो आकर बातें की कि किस तरह धक्कम-पेल का रिवाज है आजकल और उन्होंने खुद ही अज़्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि ह्यूमिलिटी जो है वो आप और हाँ, उन्होंने खुद ही अज़्यूम कर लिया कि किस तरह ह्यूमिलिटी जो होती है वो आप दूसरे की बात मान लेते हैं और इस तरह जो है वो आप अपना एक सेंस ऑफ इंडिविडुअलिटी जो है वो भूल जाते हैं अपनी सोच का। तो इसके अंदर बात ये है कि धक्कम-पेल का रिवाज ठीक है, लेकिन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि आप बगैर आजिज़ी को फ़ॉलो करते हुए आप उस धक्कम-पेल में दूसरे लोगों को भी रगड़ते चले जाएँ। और इसी के अंदर हम ये भी बात आपको अभी साबित करती हूँ कि देखें, आजिज़ी का मतलब ये है कि जो इंसान अपने आप ऊपर फ़ख्र करता है और वो ह्यूमिलिटी को फ़ॉलो करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने आप के ऊपर फ़ख्र कर रहा है, अगर उसको अपने ऊपर प्राइड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमिलिटी को फ़ॉलो नहीं कर रहा। तो बात ये है कि चाहे वो शख्स आजिज़ी को फ़ॉलो करता हो या ना करता हो, आप ये बात नहीं कर सकते कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि उन्होंने इब्तदाई बेंच ने आकर बात की थी कि किस तरह आप इसको ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भूल सकते हैं, क्योंकि अम, हाँ, और उन्होंने आके डिप्रेशन का भी लिंक दिया और मेंटल हेल्थ का भी लिंक दिया। तो इसके अंदर बात ये आती है कि जब आप डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का बात करते हैं, तो इसके अंदर यही हमारे केस में भी बात मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ कि किस तरह आज ये ज़रूरी है समझना
कि अगर कोई शख्स है जो कि गाड़ी चला रहा है और वो देखता है उसका दोस्त जो है वो जहाज पे किसी जगह पे जा रहा है, तो वो एक बेहतर तरीके से ये बात समझ सकता है कि हाँ, इस बंदे ने मेहनत की और ये मेहनत के ज़रिए, काम के ज़रिए जो है ऐसे मकाम पर पहुँचा कि ये मेरे से जल्दी जो है जहाज के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो आपकी एक पूरा क्रिएटिव लर्निंग प्रोसेस जो है, एक इंटेलेक्चुअल, एक विज़डम वाला प्रोसेस जो है, वो आरजी के ज़रिए ही फॉलो हो सकता है। और इसी के अलावा आगे मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो मेरे से अगली मुकर्ररा भी देंगी, लेकिन आज हम आपको आप ये वाज़ेह बात करके जाते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम ये आपको पूरा हमारा मॉडल इसी बात पर कायम रहेगा कि किस तरह ह्यूमिलिटी जो है वो दरअसल आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करती है कि जो आपके गिर्द जो लोग हैं वो जो हैं उनका भी फ़ायदा हो रहा है, साथ-साथ आपके भी प्रोसेस चलता जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बात कि किस तरह आप एक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन हैं और आपकी सोच क्या है, आप किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, आपका जो आप उससे बाहर निकल के, एक बॉक्स से बाहर निकल कर उसके बारे में सोचते हैं। और जिसकी मिसाल गांधी के बारे में जो है वो मेरी अगली मुकर्ररा बल्कि आपको मज़ीद भी वज़ाहत करती चलेंगी। और किस तरह हम समझते हैं कि हिज़्ब मवाफ़क़त ने जो आकर अपना पूरा केस बताया, वो भी इस बात के ऊपर कि किस तरह आपके जो है हाँ, उन्होंने हिज़्ब मवाफ़क़त ने आकर जिस तरह हमें समझाया। ओह! ओके फ़ाइन। इसके ऊपर जो है मेरी से अगली मुकर्ररा आपको मज़ीद वज़ाहत करती जाएँगी। शुक्रिया। तकरीर के लिए मुकर्ररा का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके बाद इख्तितामी हिस्से मुखालफत के हिस्से मुवाफ़क़त के दूसरे मुकर्रर को दावत देना चाहूँगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है। तीन, दो, एक। पैनल आज इस डिबेट के अंदर समझने की ज़रूरत ये है कि जब हमारे सामने इख्तितामी हिज़्ब मुखालफत आकर ये कहती है कि आजिज़ी का मतलब कमतर होना नहीं होता, तो आप बेसिकली हमें बता जाएं कि उसका मतलब क्या होता है। हमारी तीन जमातें जो कि इस डिबेट के अंदर हैं वो ऑटोमेटिकली यही कह रही हैं कि भाई आजिज़ी का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपनी ज़ात के बारे में, दूसरों के बारे में एक मॉडेस्ट ओपिनियन रखे, अपने एक कमतर ओपिनियन रखे, और इसका मतलब यही होता है कि आजिज़ी कमतर होना ही होता है दूसरे मुकाबले में, दूसरे इंसानों से आगे। दूसरी बात ये आगे कहते हैं कि डिस्कोर्स आजिज़ाना अंदाज में भी हो सकता है। हमें समझने की जरूरत ये है कि अगर आप आजिज़ाना अंदाज के अंदर डिस्कोर्स, और आगे कोई एनालिसिस नहीं देते, अगर आप आजिज़ाना अंदाज के अंदर डिस्कोर्स करने की कोशिश करते हैं या अपना ओपिनियन शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो समझें कि जो आपका सीनियर होगा, क्योंकि एक पावर डायनामिक्स एग्जिस्ट करता है, वो आपसे बड़ा है, ऑफ कोर्स उसका आपके ऊपर अपर हैंड होगा, वो एक मुनासिब और एक बेहतर तरीके से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट कर पाएगा। और क्योंकि आप एक उसकी इज्जत के अंदर और आप एक आजिज होने को अच्छा समझते हुए उसके सामने आजिज़ी के कंधे झुकाई रखते हैं और आप उनके सामने अपना प्रॉपर ओपिनियन और अच्छा ओपिनियन नहीं पेश कर पाते, इतना अच्छे तरीके से नहीं पेश कर पाते, तो वो कुछ आजिज़ाना डिस्कोर्स का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को सही तरीके से उसके अंदर एंटाई थीसिस प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स उसका थीसिस, उस इंसान का थीसिस जो होगा, जो वो बात स्टेटमेंट असर्ट कर रहा होगा, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी या वो ज्यादा ताकत रखती होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप तो ये मान ही लेने वाले हैं कि क्योंकि ये मेरा सीनियर है, क्योंकि मैं इसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि ये मेरा बड़ा है, तो मैं इसके सामने आजिज़ी के कंधे झुका देता हूं। तो ऑफ कोर्स जो सिंथेसिस डिस्कोर्स का निकलेगा वो हमेशा फेवर करेगा उस बड़े इंसान को। तो ये नुकसान है, आप अपना अच्छा ओपिनियन बेहतरीन अंदाज से पेश नहीं कर पाते। तीसरी चीज ये आके हमें कहते हैं कि ह्यूमिलिटी जो है वो इंसान को मजबूत बनाती है।
ये आकर हमें ह्यूमिलिटी नेशन को मजबूत बनाया जाता है। कोई एनालिसिस नहीं मिलता, कोई असर्शन भी नहीं मिलती जिसकी बुनियाद के पर हम ये कह सकें कि भाई ये बात सही करके जा रहे हैं या हम एंगेज कर सकें। चौथी चीज ये कहते हैं कि एक शख्स अगर प्राइडफुल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आजिज नहीं। एग्जैक्टली जो अब्दुल्ला आके ग्रे एरिया वाली बात कर रहा होता है कि चीजें ग्रे एरिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, चीजें ऐसी भी होती हैं कि जिसके अंदर एक इंसान आजिज भी है तो एक इंसान प्राइडफुल भी है, तो वो इस तरह का प्राइडफुल नहीं है जिस तरह का ऑपोजिशन हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो समझता है कि वो दुनिया का राजा है और वो सबसे बड़ा और सबसे आला तर है। वो एक ग्रुप के अंदर या फिर एक तबके के अंदर रहकर या एक माइनॉरिटी के अंदर रहकर बात कर रहा होता है, जो कि अब्दुल्ला का सारा एनालिसिस था। अब बढ़ते चलते हैं इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत की जानिब। इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत कहती है कि इनके बेसिक केस ये होता है कि ह्यूमिलिटी ना अपनाने से आप पर एवेन्यूज बंद होते हैं। हमें समझ नहीं आती इस डिबेट के अंदर कि वो एवेन्यूज कौन से हैं, क्योंकि ये कोई एनालिसिस नहीं करके जाते और बताते कि एवेन्यूज कौन से एग्जिस्ट करते हैं। हमें लगता है कि आप जिस नजरिए से देख रहे हैं तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक थोड़े से प्राइडफुल हैं, थोड़ा सा वो उनके अंदर फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं और वो ज्यादा ताकतवर मुकामों पे है और वो लोगों के लिए एवेन्यूज खोल रहे हैं। इलॉन मस्क की हमारे सामने मिसाल नजर आती है, वो प्राइडफुल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर दुनिया के दरवाजे बंद हो गए या एवेन्यूज बंद हो गए, वो एवेन्यूज अलबत्ता लोगों के ऊपर खोल रहे हैं। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्राइडफुल होने के बावजूद भी लोगों के ऊपर एवेन्यूज खोल रहे होते हैं। तो हमें नहीं समझ आती कि आप आर्गुमेंट आकर क्या कहना क्या चाह रहे हैं। वो आकर कहते हैं कि उनके दूसरे मुकर्रर आके कहते हैं कि आजिज़ी इंसान की अंदरूनी जहालत को जाहिर करती है। समझने की जरूरत यह है कि आजिज़ी इंसान की अगर अंदरूनी जहालत जो होती है वो बुनियादी इल्म की कमी होती है। उसका म्यार ये होता है कि एक इंसान के पास तालीम है कि नहीं। एक आजिज इंसान के पास भी तालीम हमारे सामने हो सकती है और एक प्राउड इंसान के पास भी तालीम हो सकती है। इसका अंदरूनी जहालत या आजिज़ी से कोई लिंक हमें समझ नहीं आता, जो कि बता के जाना चाहते हैं चैट बॉक्स के अंदर। आज की डिबेट के अंदर हम क्या आपको बता के जाते हैं, हम बुनियादी चीज के अंदर आपको बता के जाते हैं, अब्दुल्ला आखिर के अंदर बताते हैं कि वायलेंस का फिनोमेना एग्जिस्ट करता। और ये पूरी बेंच इनका ये आर्ग्यू कर रहा है कि गांधी अगर कहते हैं कि भाई एक गाल के पर आप चांटा आपको पड़े तो आप दूसरा गाल आगे कर दें। हम इस चीज से बुनियादी मसला क्या और इस आजिज़ी के बिहेवियर जो कि इनकी कैरेक्टराइजेशन है क्या मसला। बुनियादी तौर के ऊपर जब आप कहते हैं कि भाई आजिज हो जाएं तो आप वायलेंस को शह दे रहे हैं, आप उस ऑप्रेसर को बता रहे हैं कि जी भाई आप जब तक मारेंगे हम तब तक आराम से लेटे रहेंगे और आपके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ मुजाहमत नहीं करेंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे। अगर वो इंसान आजिज ना हो, उसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंस और सेल्फ बीइंग हो, ऑफ कोर्स वो जाकर उस मुखालिफ का जो कि उसको थप्पड़ मार रहा है या उसके साथ बुरा सलूक कर रहा है या उसके साथ वायलेंस कर रहा है वो करेगा। हिटलर आगे बढ़ता है 1940 की जंग के अंदर फ्रांस तक, ब्रिटेन कुछ नहीं करता। हिटलर ब्रिटेन के आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करता है और ब्रिटेन ने एक आजिजाना रवैया और पीस का रवैया इख्तियार किया हुआ था। जब तक वो रवैया इख्तियार होगा तब तक वायलेंस को शह मिलेगी और हिटलर बेशक आज ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर लेता, अगर विंस्टन चर्चिल जो कि एक प्राउडफुल इंसान था, प्राइड उसके अंदर एग्जिस्ट करती थी, उसने आके उसको रिफ्यूल ना किया और उसको धकेला ना वापस जर्मनी तक। दूसरी चीज हमने आज बात की कि स्टेट स्ट्रक्चर और रिलीजन की, हमने बात की कि भाई स्टेट स्ट्रक्चर और रिलीजन कैसे मजबूत होते हैं इस आजिज़ी के प्रिंसिपल से। ये आपको सिखाते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर कि क्रिश्चियनिटी के अंदर पुराने जमानों के अंदर कि भाई आप आजिज रहें, बेशक आपके ऊपर लॉर्ड रियासत या फिर दूसरी चीजें जुल्म करती रहेंगी, आप जीसस क्राइस्ट से आखिरत के दिन बदला ले लीजिएगा। लेकिन मसला इस बुनियादी चीज से ये है कि आप उन इदारों को, उन रिलीजियस अथॉरिटीज को, उन स्टेट स्ट्रक्चर्स को मजबूत होने का मौका देते हैं जब आप उनके खिलाफ रेजिस्ट नहीं करते और जब आप एक आजिजाना रवैया इख्तियार करते हैं। बुनियादी तौर के पर चीज क्या हमारे सामने पेश आती है, बुनियादी तौर के पर ये चीज हमारे सामने पेश आती है कि वो स्टेट स्ट्रक्चर जो कि आपके
मुखालफत करने के पर मजबूत हो सकता था, वो आपको दबाता है ये कह के कि भाई आप आजिज रहें, आप तमीज से बात करें। अगर एक पोप के सामने ये कह दिया जाए कि भाई हमें जंग के पर भेजा जा रहा है, सलीबी जमानों में क्यों भेजा जा रहा है, बुनियादी सवाल कर लिया जाए, तो ऑफ कोर्स पोप यही कहेगा। पोप ये कहते हैं कि भाई आजिज रवैया इख्तियार करें, तो स्टेट स्ट्रक्चर और रिलीजन मजबूत होता है। आखिरी नुक्ता, डिस्कोर्स का नुक्ता, जिसको मैं रेफ्यूटेशन के अंदर डील भी कर चुका हूँ। आज देखें कि बुनियादी तौर के पर अगर एक इंसान जो कि आजिज रवैया इख्तियार करता है, वो कभी उस तरह का डिस्कोर्स या फिर उस तरह का अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं कर सकता जो कि अगर उसका मद्दे मुकाबिल कोई उससे बड़ा है, कोई उससे सीनियर है। ऑफ कोर्स वो उसके सामने से डरेगा, ऑफ कोर्स उसके सामने से थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि भाई हम आजिज हो जाते हैं इस इंसान के सामने, हम एक अपनी इसकी बात को और इसकी इज्जत रखते हुए हम इसकी बातों को मान लेते हैं। तो ऑफ कोर्स जो वो थीसिस का अमल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, और आप एक फ्रूटफुल डिबेट कभी नहीं कर सकते अगर आपका मुखालिफ एक चुप करके बैठा रहे और आपकी बातों को कही जा रहे हैं कि भाई आप सही हैं या आप सही हैं। आज बुनियादी तौर के पर हम इस डिबेट को क्यों जीतते हैं? बुनियादी चीजें कि हम ओजी से हम आके डिस्टिंक्ट केस लेके आते हैं जिसके 3 नुकात होते हैं, वायलेंस, डिस्कोर्स, स्टेट स्ट्रक्चर और रिलीजन कैसे मजबूत होते हैं। दूसरी बात हम आपको आकर बताते हैं कि कैसे सीओ का मुकदमा गलत है, और तीसरी बात हम आपको बता के आते हैं कि ओजीओ का मुकदमा कैसे बुनियादी तौर के पर रिफ्यूट हो जाता है। तो इन तमाम बुनियादों की वजह से इख्तितामी हिज़्ब मुआफ़ पर मुकर्रर का स्पीच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ क्लैरिफिकेशन, स्पीच का टाइम 7 मिनट 15 मिनट है, 15 सेकेंड है, 8 मिनट 15 सेकेंड नहीं। प्लीज अपनी स्पीचेस को 7 मिनट 15 सेकेंड तक मैक्स खत्म कर लीजिए। इख्तितामी हिस्से में मुखालफत की दूसरे मुकर्ररात को दावत दूंगी कि वहाँ यार आकर अपना मुकदमा पेश करें। Am I audible? जी, अच्छा, जी, तो मेरे प्रेफर्ड प्रोनाउंस हैं शी और हर, और मैं नुक्ता चैट बॉक्स में लूंगी, बीच में इंटरप्ट ना करिएगा। और मैं खुद भी टाइमर मैंने लगाया हुआ है, मगर आप चैट में भी प्लीज लिखती रहिएगा। सो स्टार्टिंग माय डिबेट इन 3, 2, 1। तो पहले तो सबसे पहले कुछ रद्द दलाल देती चलूं। आपकी ओजी आई और ने ओपनिंग गवर्नमेंट आई, उनके फर्स्ट स्पीकर ने हमें बताया कि जो रिश्वत लेने वाला है वो आगे निकल जाता है एक आजिज शख्स से। तो उनको पहले बताती चलूं कि वो वर्च्यू को सक्सेस से कंफ्यूज करना बंद कर दें, क्योंकि अगर उन्हें वर्च्यू की डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसका मतलब है हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करना तो पहले सक्सेस को और वर्च्यू को छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने बात की कंपेटिटिव दुनिया की, मगर उसमें उन्हें कंपेटिटिव दुनिया का ह्यूमैनिटी से जो लिंक है वो एस्टैब्लिश करने से वो कासिर रहे, ठीक है। उसको उन्होंने बात की कि किस तरह एक आजी इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं बताती चलूं कि अगर उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स की मिसालें देखी हो, फॉर एग्जांपल ओबामा हो गए, तो वो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मगर वो फिर भी आजिज हैं। आजी अपने आप को कम करने का नाम नहीं है, ठीक है। जो बात समझने से मुसलसल कासिर रहे हैं कि आजी अपने आप को कम करने का नाम नहीं है। आजिज से मुराद सिर्फ ये है कि आप हर वक्त अपने मुतल्लक ना सोचते रहें, जो कि मेरी पहली मुकर्रर ने भी आके पॉइंट को एक्सेंचुएट किया। उसके बाद बात होती रही डिबेट में, पता नहीं क्यों कि गिव अप करते हैं तो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है तो सुसाइड होती है। ये एक बहुत वेग सी टर्म है, क्योंकि अगर आप देखें एक आजिज इंसान जो होता है, आजिजी और काहिली में एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आजिजी का कहना ये है कि अगर आप किसी शख्स को देखते हैं जो आपसे बेहतर करता है परफॉर्म, तो आप ये इस बात को तस्लीम करते हैं और आप अगली बार और मेहनत करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर देते हैं। आजिजी का गिव अप से कोई लिंक ही नहीं है। उसके बाद उनको एक पीओआई दिया गया जिसका भी उन्होंने सही से टैकल नहीं कर सके, उनकी नाकाम रहे, जिसमें उन्होंने पीओआई था कि एक स्टूडेंट जब फेल हो जाता है हालांकि वो आजिज होता है। तो मैं आंसर कर देती हूँ प्रॉपर्ली कि अगर एक बच्चा जो जिसने मेहनत की है वो आजिज भी है, मगर वो फिर भी फेल हो जाता है, तो एक आजिज शख्स जो है वो अपनी गलती से सीखेगा और वो ये बिलीव करेगा कि जो ठीक है मेरे अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं सही कर सकता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी क्लोजिंग गवर्नमेंट आई और वो एक सबसे बड़ा लूपहोल छोड़ के चले गए कि जो डिसेंट होता है वो एक फंडामेंटल राइट होता है जो कि सबको मिलना चाहिए। और वो डिसेंट की वजाहत पहले तो उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि डिसेंट होता क्या है। जिसको नहीं पता वो तो समझने से बिल्कुल पूरी डिबेट उनका पूरा आर्गुमेंट ही वेग चला जाएगा। मगर उनको मैं बताती चलूं कि जो डिसेंट है उसके सबसे बड़े जो अलमबरदार हैं वो गांधी थे, यानी जो खुद ह्यूमिलिटी को सपोर्ट भी करते थे। गांधी ह्यूमिलिटी के भी अलमबरदार थे और डिसेंट के भी अलमबरदार थे। अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, उन्होंने सबसे ज्यादा डिसेंट को क्या कहते हैं वो रेजिस्ट किया जालिम के सामने। और क्या कहते हैं
उसके हमारे पास और भी बहुत एग्जांपल्स हैं कि और फिर उन्होंने बहुत वो जो पॉइंट मिस करते गए कि आजिज़ी का मतलब है कि आप सवाल ही नहीं कर सकते। गांधी ने क्या सवाल नहीं किया? गांधी ने जितने प्रोटेस्ट किए वो सवाल ही मुसलसल उठाते रहे, मगर वो आजिज़ शख्स भी थे। उसमें बात होती रही एकदम से डिस्कोर्स की। तो उनको भी मैं फिर बताती चलूं कि हम लोग ये सीखते हैं कि आपके आज का सिर्फ मतलब ये है कि आपके अलावा भी कोई सही हो सकता है। आप लोगों की बात सुनें, समझें और उसको सुनने की सलाहियत रखें। और सबसे बेहतर जो डिस्कोर्स मॉडल है वो इसलिए हमने सब पोर्ट्रेट किया है क्योंकि और यह हमें ह्यूमैनिटीज में जाते बात हुई पावर डायनामिक्स की, तो उसमें उन्होंने सबसे बड़ा लूप एक और छोड़ दिया कि जो आपके सीनियर हैं वो सही होंगे। तो ये किस किताब में लिखा है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि किस किताब में लिखा है कि आपका जो सीनियर है हमेशा सही होगा। और उसके बाद मैं बात की कि जो आज इंसान है इसलिए पीछे रह जाएगा कि आपका सीनियर जो है पावर डायनामिक्स ऐसे है। तो मैं फिर बताती चलूँ कि आरजी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। आपको ये राइट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद देती है कि आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक आजिज़ इंसान सवाल करता है। आपके हमने नेल्सन मंडेला की मिसाल है, आपके पास गांधी की मिसाल है, आपके पास मार्टिन लूथर किंग की मिसाल है, आप कैसे इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, बात हुई कि किसी आजी कहती है कि अगर आप किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप पता नहीं कुछ कर ही नहीं सकते। आजी सिर्फ ये कहती है अगर आप किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप उसको मुंह पे आके थप्पड़ ना लगाएं, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट करें, यानी आप वायलेंस को परपेचुएट ना करें। तो बेसिकली आजी जो है वायलेंस को ना परपेचुएट करने के पॉइंट को सपोर्ट करती है। उसमें उन्होंने एक और बड़ा सा हवा में तीर चलाया कि इलॉन मस्क जो है वो बहुत प्राउड है एक्सेट्रा, बहुत वो क्या कहते हैं वो भी है, सक्सेसफुल भी है। उनको बताती चलो अगर वो न्यूज़ का आगाह है तो $200 मिलियन का लॉस्ट वो इलॉन मस्क जो है वो भर चुके हैं। जबकि उनकी दूसरी तरफ जानेब बिल गेट्स हैं जो कि ह्यूमैनिटी का नमूना बन के हमारे सामने आते हैं और उनका कंसिस्टेंट करियर है। उसमें उन्होंने एक सबसे पता नहीं क्या वेग सी बात की कि हिटलर की मिसाल दी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम हिटलर बन जाएं क्योंकि हिटलर आजिज़ नहीं था इसलिए वो सक्सेसफुल था। तो ये तो आपने बहुत वेग सी बात की। सर मैं जितनी इस तरह केस एक बार रिव्यू कर दूं कि हमने अपने पॉजिटिव केस में बात की थी, मेरी पहली मुकर्रर ने इंटेलेक्चुअल हम्बल की, यानी कि आप जब हम्बल होते हैं तो सॉरी ह्यूमिलिटी होती है आपके अंदर, तो आप मुझसे आपके अंदर कांस्टेंट डिजायर होता है लर्न करने का, सीखने का, दूसरों की गलती अपनी गलतियों से सीखने का, ठीक है। उसको हमने बात की लीडरशिप की, कैसे जो लीडर्स होते हैं वो अपनी दूसरों की ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स को भी प्रायोरिटाइज करते हैं। इसी तरह क्या कहते हैं और इस तरह फिर टर्नओवर कम होता है, फिर डिस्पैरिटी कम होती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस एक कंपनी की ज्यादा बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल सुसेल कुरेला हमारे पास एग्जांपल है जो कि ह्यूमैनिटी के अलंबरदार है। हमारे पास वॉरेन बुफे की एग्जांपल है। हमने बात की कि किस तरह मार्टिन लूथर किंग जो है वो एक मॉडल है ह्यूमैनिटी के, जो सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट है। उन्होंने इतना कुछ किया डिस्पैरिटी को खत्म करने में, क्या कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? हालांकि वो ह्यूमैनिटी का नंबरदार है मगर वो फिर भी सक्सेसफुल है। तो आप पहले ह्यूमैनिटी को सक्सेसफुलनेस को कंफ्यूज करना छोड़ दें, जो कि हमसे पहले आने वाली जो टीम्स थी वो दूसरा कंफ्यूज ही करती रही। उसके बाद उन्होंने बात की कि जो फिर हमारा मेन वो था कि एक जो आजिज़ इंसान होता है वो बहुत ज्यादा उसका जो स्पेक्ट्रम होता है सोचने का वो बहुत वाइड होता है, वो दूसरों की बातें दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स की तरफ रिसेप्टिव होता है। इस तरह जब वो रिसेप्टिव होता है, जब आप दूसरों की, हमारा मुआशरा किस तरह चलता है उसका फ्रेमवर्क ऐसे चलता है कि जब आपसे कोई बात करते हैं तो आप उसकी बात ना सुने, हम यही कहते रहे नहीं मैं सही हूँ, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे आजी आती है कि एक आजिज़ इंसान बाकी के पॉइंट सुनता है, उनको एनालाइज करता है और फिर एक वो डिसीजन लेता है। तो ये हमारा पूरा केस इस बारे में रिवॉल्व करता है और हमने रेफ्यूटेशंस भी दी हैं अपने से आने वाली टीम्स को, क्योंकि इससे हमने रिश्वत की बात की थी जो कि वो सक्सेसफुलनेस को वर्चू से प्रोटेक्ट करते, वो कहते हैं कंफ्यूज करते रहे। उसको उन्होंने एक सबसे बड़ा लूप और छोड़ दिया कि उन्हें कम्पैरेटिव दुनिया की बात की मगर कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं किया। उसको उन्होंने बात की कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता आज जैसे लोगों में, और नई बात नहीं सोची कि हमारे पास वर्ल्ड लीडर्स जैसे ओबामा जैसी शख्सियत है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इनके मौजूद है मगर वो ह्यूमिलिटी के भी बरदार है। उसको फिर गिव अप और डिप्रेशन की बात होती रही। हमने उसको ये एस्टैब्लिश किया कि आजिज़ इंसान का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखो और उनसे दोबारा वर्क करो उनको सही करने के बारे में। उन्होंने डिसेंट की बात की, इसमें हमने उनको एक और एग्जांपल गांधी की दी कि किस तरह गांधी जो थे वो ह्यूमैनिटी के अलंबरदार भी थे मगर साथ साथ डिसेंट की अलंबरदार थे। फिर डिस्कोर्स की बात की, हमने उनको भी रिफ्यूट किया कि आपके डिस्कोर्स का मतलब सिर्फ ये कि आपके अलावा भी जो कोई बात से करे आप उसको एग्री करो। हमने पावर डायनामिक्स की बात की, हमने उसको भी रिफ्यूट किया कि हमेशा आपसे कोई आपके जो सीनियर ने बहुत बड़ा लूपहोल छोड़ दिया था कि कोई सीनियर ही आपसे हमेशा बेहतर होता है, ठीक है। तो ये हमारे सारा केस था और आई एम डन। शुक्रिया। इसलिए हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। शुक्रिया। इसमें मुकर्ररा का स्पीच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैच अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। क्योंकि एक आउट राउंड है इसकी अनाउंसमेंट मेन चैनल में ही होगी, सॉरी मेन रूम में ही होगी। आप सब लोग प्लीज ब्रेकआउट रूम लीव कर लें और मेन मीटिंग में चले जाएं। हम